हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। तो स्वतंत्रता यानी कि आजादी की तरफ जाने के लिए लेसन लिखा गया है। तो धनी को पता था कि आश्रम में कई बड़ी योजनाएं बन रही है, पर उसे कोई योजना उसको कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बबड़ाया कि धनी नाम का लड़का है, उसको पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताता नहीं था। सब वो समझता है कि मैं 9 साल का हूँ, इसके लिए सब मुझे बुद्धू समझते हैं, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसा वो मन ही मन बोलता है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखा पर खादी का सूत काटते थे, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। कि धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह पे रहते थे। कहाँ पे? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे, जहाँ पे गांधी जी रहते थे, वहां पे जहाँ पूरे देश के लोग रहने के लिए आते थे और गांधी जी की तरह वो सब की भारत की स्वतंत्र देश को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में रहते थे तब खादी का चरखा काटते, सूत काटते थे, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद है क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। कि साबरमती आश्रम में जब रहते थे तब सभी को कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम तो करना ही करते थे। किसी को खाना पकाता, किसी को बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी निकालना, गाय बकरियों का दूध निकालना, सब्जी उगाना, सब काम कोई ना कोई सब लोग काम करते थे। तो आश्रम में धनी को भी काम मिला था। धनी को बिन्नी को देखभाल करना था। तो बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी और बकरी को उसको देखभाल करना था और धनी को भी वो पसंद आता था। वो सबसे अच्छी बिन्नी उसकी दोस्त थी और उसको बातें करना भी अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिला कर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, बोलो कोई बात जरूर है कि बिन्नी? वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। उस दिन धनी बिन्नी को हरी घास खिला के बर्तन में पानी डालता है और बोलता है कि जरूर आज कुछ बात हो रही है। इसके लिए गांधी जी के कमरे में सब इकट्ठा बैठकर कुछ योजना बना रहे हैं, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे ही वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कुत्ती फुत्ती बिन्नी को लेकर वो रसोईघर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा रहा था। कि बिन्नी घास चबाते चबाते जैसे कि वो धनी की बात समझते वैसे वो सिर हिलाती है। बाद में धनी को भूख लगी थी, इसके लिए कुत्ती फुत्ती बिन्नी को लेकर वो रसोईघर की तरफ गए। तो वहां पे उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। अभी धनी उसकी अम्मा से पूछता है कि अम्मा, गांधी जी कहाँ जा रहे हैं क्या? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। उसकी माँ खांसते हुए बोलती है कि वे सब यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। अभी धनी पूछता कि यात्रा पे किधर जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोलते कि समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, अभी तुम सवाल पूछना
बंद करो और इधर से जाओ धनी। अम्मा जोर से गुस्से से बोलती है, पहले मुझे खाना पकाने दो, कि मुझे पहले खाना बनाने दो, ऐसा वो गुस्सा करती है। तू सवाल मत पूछ। धनी सब्जी की कौरे की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी उसके पास बैठ गए। आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या बिंदा? के सब्जी धनी अभी सब्जी की क्यारी की तरफ दिखे, जहाँ सब्जी गई उधर चला जाता है। वहां पे बुढ़ा बिंदा चाचा आलू खोद रहे थे, उधर जाके बैठ जाता है और पूछा कि आप भी यात्रा के लिए जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसने कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं और क्यों हो रहा है? कि बिंदा कुछ बोले, सिर हिलाकर मना किया तो उसने कुछ बोले उससे पहले धनी सवाल पूछे कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है, मुझे बताओ। बिंदा ने खोदने का रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिंदा खोदते खोदते रुकता है और बोलता है, मैं तुम्हारे सभी सवाल के जवाब दूंगा सब, लेकिन पहले तुम इस बकरी को बांध के आओ, मेरी सारी पालक वो खा रही है। धनी बिन्ने को खींचकर ले गया और पास के नीम के पेड़ पे बांध दिया। फिर बिंदा ने उस यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गोवा और शहरों से होते हुए गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। कि धनी बिन्नी कभी क्या करता है, बिन्नी को खींच के लेके जाता है और नीम के पेड़ के पास जाके बांध के आता है। और फिर बिंदा उस यात्रा के बारे में बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में अभी पैदल चलेंगे और डांडी नाम की जगह पर जाने वाले हैं समुद्र के पास, और गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे और डांडी पहुंचकर वो नमक बनवाएंगे। नमक? धनी चौंक उठ बैठा। नमक क्या बनाएंगे? वह तो किसी की भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अभी धनी बोला, नमक क्यों बनवाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से वो खरीद सकते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तुम्हें पता ही है कि वह इसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं, यह जुलूस निकालते हैं ना? कि हाँ, मुझे मालूम है कि किधर से भी अपनी दुकान से नमक खरीद सकते हैं। बिंदा हंसता है और बोला कि महात्मा जी एक योजना है कि तुम्हें पता ही होगा, वो किसी की बात का विरोध करने का होगा तो यात्रा करते या फिर जुलूस निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह में जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिन्नी बोलते कि हाँ, मुझे मालूम है कि वो कोई भी किसी की बात का विरोध के लिए वो सत्याग्रह करते, कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह या जुलूस निकालते हैं, उसके खिलाफ लड़ सके और भारत को आजादी दिला सके। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? वो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्यों? तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? बाद में बिंदा चाचा बोलते कि तुम्हें पता है क्या धनी कि हमें नमक पे कर यानी कि टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। बोलते हाँ अच्छा, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। नमक की जरूरत सभी को है, उसका मतलब है कि हर भारतवासी को गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया कि नमक सभी की जरूरत है, उसका भारत देशवासी गरीब से गरीब सभी लोग को यह जरूरी है और उसको सबको टैक्स देना पड़ता है। बिंदा चाचा उसको समझाते, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। बाद में धनी बोलता है, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है टैक्स देने का। उसके आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा है, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनवाएंगे।
बोलते कि हाँ ये अन्याय इतना ही नहीं, भारतीय लोग को नमक बनाने की भी मनाही है। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को टैक्स हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने बात ठुकरा दी, मानी नहीं है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है वो दांडी तक चल के जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनवाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते कि 1 महीना तक पैदल चलेंगे गांधी जी। धनी सोच के परेशान हो रहे, गांधी जी थक जाएंगे, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जाते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो और पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी कि गांधी जी बस या ट्रेन में क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि यदि ये यात्रा लंबी चलेगी तो दांडी तक पैदल जाएंगे तो अखबार फोटो छपेगी, रिपोर्ट रेडियो पे भी आएगा, न्यूज आएगा, यानी पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम लोग हमारी स्वतंत्रता के लिए इंडिया वाले लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार को के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखों चमकी। गांधी जी बोलते, धनी बोलता कि गांधी जी तो बहुत अक्लमंद है। बिंदा हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। बिंदा हंसकर बोलते कि हाँ वो एकदम अक्लमंद है। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। दोपहर के टाइम पे आश्रम में थोड़ी शांति हुई, तभी धनी अपने पिताजी को ढूंढने निकला। तब उसके पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठ के चरखा काट रहे थे। गांधी जी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। उसके पिताजी का जाके पूछा कि पिताजी आप अम्मा और दोनों गांधी जी के साथ यात्रा पे दांडी जा रहे हैं क्या? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुम और अपनी अम्मा दोनों इधर ही रहना है। मैं भी चलूंगा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। धनी बोलता है कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम नौजवान ही जा रहे हैं। कि बेकार की बातें मत करो धनी, कि इतना लंबा सफर तुम कर पाओगे नहीं, और आश्रम के जो नौजवान है वही लोग जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी हट पकड़ता बोलता कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें गांधी जी महात्मा जी ने खुद चुना है। कि धनी के पिताजी चरखा रोक के उसको समझाते हैं कि जो वही लोग दांडी यात्रा के लिए जा सकते हैं जिसने गांधी जी ने जो लोग को चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। कि ठीक है, मैं उनसे ही बात करूंगा, यानी गांधी जी से बात करूंगा, मैं जरूर कहूंगा। धनी खड़ा होकर जाता है गांधी जी के पास। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें केवल अकेले पढ़ने पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था कि जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह शाम वो आश्रम में पैदल घूमते हैं। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत आसान बात नहीं थी, लेकिन धनी को पता था कि वो कुछ टाइम पे मिल सकते, बात कर सकते। वो हर सुबह शाम आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और फूल गोभी खोदते हुए बिंदा से बात करने लगे और धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे चल रहे थे। कि अगले दिन जैसे सूरज निकलता है, सुबह होती है, धनी फटाफट बिस्तर छोड़ के गांधी जी को ढूंढने लगता है और वे गौशाला की तरफ गांधी जी गौशाला को गाय देख रहे थे। उसके बाद सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे और धनी और बिन्नी लगातार गांधी जी का पीछे जा रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले।
में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी के अंदर चले जाते और वे बरामद में चरखे के पास बैठकर उन्होंने गांधी जी को बुलाते कि बेटा इधर आओ। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई कि धनी दौड़ते दौड़ते फटाफट बुलाया गांधी जी ने, तो फटाफट गांधी जी के पास जाता है। बिन्नी भी कूदती कूदती उसके पीछे जाती। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? गांधी जी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो धनी बापू बोलता है कि मेरा नाम धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? और ये तुम्हारी बकरी है? ऐसा गांधी जी पूछते हैं। जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, उसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी ने गर्व से मुस्कुराया, मैं उसकी देखभाल करता हूँ। कि बोलते कि हाँ ये मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त है और जिसका दूध आप रोज पीते हैं। धनी गर्व से बोलता है और उसकी मैं देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी के हाथ हिलाकर कहा। गांधी जी बोले बहुत अच्छा। गांधी जी उसको शाबाशी देते। अब यह बताओ कि धनी तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? गांधी जी पूछते कि तुम और बिन्नी तुम मेरे पीछे पीछे सुबह से क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धनी बोलते थोड़ा घबराता है। उसके बाद बोलता कि मैं आपके साथ दांडी की यात्रा के लिए चल सकता हूँ क्या? गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। गांधी जी मुस्कुरा के बोलते हैं कि अभी तुम छोटे हो और दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान लोग ही मेरे साथ चल सकते हैं। अरे आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला, आप नहीं थक जाओगे? बोले गांधी जी को बोलता कि आप तो नौजवान नहीं हो, तो फिर आप नहीं थक जाओगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी बोलते कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। तो धनी भी बोलता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बोलते ठीक है, लेकिन गांधी जी सोच के कुछ बोलते, लेकिन एक समस्या है। अगर जो मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं कमजोर हो जाऊंगा दांडी यात्रा के लिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, तभी मेरी सारी ताकत वापस लौट सकती है। हो यह बात है तो ठीक है, बिन्नी भी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी प्यार से बिन्नी को सिर सहलाता है और सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। धनी बोलते कि हाँ बात तो ठीक है, बिन्नी भी तभी खाती है जब मैं खिलाता हूँ और जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी प्यार से उसका सर सहलाता और बोले सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि बिन्नी को क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। तो बोले बिल्कुल सही। तो क्या गांधी जी बोले कि क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोलते हैं। जी हाँ करूंगा, धनी और बिन्नी में आपका इंतजार करेंगे। बोलता है जी हाँ हम करेंगे। बोलते धनी बोलता है कि बिन्नी और मैं आपका वापस लौटने का इंतजार करेंगे। ऐसा करके गांधी जी बहुत अच्छे से बच्चे को समझाते हैं। उसके बाद वो लोग दांडी यात्रा करते हैं पूरा, और वहां पे जाके जो ब्रिटिश सरकार ने नमक का कानून टैक्स लगाया था, बढ़ाया था, उसको बाद में गांधी जी हाथ में नमक लेके बोलते कि नमक का कानून तोड़ दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वो टैक्स मना करते हैं और गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो सफल होता है। थैंक यू।